हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड द चैप्टर इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है और जिन बच्चों ने वेस्ट बंगाल बोर्ड में लिया है कॉस्ट एंड टैक्स उसके लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, और अकाउंट्स के अंदर भी जर्नल एंट्री में कैसे जीएसटी का यूज़ होता है और जीएसटी क्या है, कितने टाइप का एडवांटेज क्या है, कब आया, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से सब देखेंगे और नोट्स वगैरह आप जो है साथ में बनाते चलें। ठीक है, तो स्क्रीन आज अपन लेंगे वाइट और अब लिखेंगे अपने टॉपिक। लिखिए चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The name of the chapter is Goods and Service Tax. GST। हर जगह आप देखते हैं कि जीएसटी लग रहा है, चार्ज हो रहा है, क्या है ये हमने सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा टैक्स, जीएसटी को समझना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को समझना है। तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। कौन बताएगा टैक्स क्या होता है? वही मैं पूछ रहा हूँ कि टैक्स क्या है। टैक्स देना पड़ता है, ये टैक्स का एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते चीज़ों को। हम टैक्स पूछ रहे हैं, आप आंसर हमको टैक्स ही बोल के दे दे रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट टैक्स कि हम बिजनेस करते हैं तो टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स देना पड़ता है ये पता है मुझे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, माई क्वेश्चन इज व्हाट इज़ टैक्स। तो टैक्स इज़ अ कंपलसरी पेमेंट। क्या है? एक जो कौन देता है? रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसको देता है? गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी को। ठीक है, क्या रखना है? इट इज़ अ compulsory payment made by the residents। बेटा वर्ड सिटीजन अलग होता है टैक्स में। ठीक है, हम क्या वर्ड लिख रहे हैं बेटा? रेसिडेंट्स। क्या लिख रहे हैं? ऑफ अ कंट्री टू इट्स या टू द गवर्नमेंट। इट्स हटा दो, टू द गवर्नमेंट। बस यही टैक्स है। ठीक है, अल्टीमेटली टैक्स किसके पास जाएगा बेटा? सपोज कीजिए आप किसी से सामान खरीद रहे हैं तो आप तो टैक्स उसके हाथ में पकड़ाए, लेकिन टैक्स उसके हाथ में नहीं रहेगा। वो टैक्स अल्टीमेटली वो किसको भर देगा? गवर्नमेंट को भर देगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड है बेटा वो क्या है? पहला तो कंपलसरी है और दूसरा कौन देता है? रेसिडेंट्स। मतलब जो इस देश में एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रह रहे हैं उसे हम रेसिडेंट कहते हैं। तो जो बच्चे टैक्स पढ़ेंगे उनको ये बात समझ में आएगा। पूरा चैप्टर एक रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें पता लगेगा कि जो बाहर रह रहे हैं लोग सिटीज़न अमेरिका के हैं लेकिन वो भारत के रेसिडेंट्स हो सकते हैं जब वो ज़्यादातर आम तौर पे भारत में ही रहते हैं, ज़्यादा समय यहाँ बिताएंगे तो वो यहाँ के क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट। रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नॉट टू। कम 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 ऑफ अ कंट्री बेटा, कम ऑफ अ कंट्री टू दी गवर्नमेंट। किसको देना है बेटा? हमको गवर्नमेंट को देना है। ये बातों का ध्यान रहेगा। कौन भरेगा टैक्स? रेसिडेंट्स भरेगा। मेरा ये सवाल है आपसे अब हमारे बच्चों से, वाई शुड वी पे टैक्स? वाई वी शुड पे टैक्स? सिंपल सी बात है, आपने पैसा कमाया
तो आप क्यों भरना चाहोगे टैक्स गवर्नमेंट को? क्यों भरें हम टैक्स गवर्नमेंट को? ये बहुत बड़ा सवाल है। हु विल ट्राई कि टैक्स क्यों भरे? क्या लगता है आपको टैक्स भरना चाहिए? किसको लगता है कि टैक्स भरना चाहिए और किसको लगता है कि टैक्स नहीं भरना चाहिए? फटाफट, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए। कुछ लोग बोल रहा नहीं भरना चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? बिल्कुल ये मन में सवाल आता है कि सर हम टैक्स भरेंगे तो टैक्स का पैसा कैसे यूज़ हो रहा है, मेरे को तो क्या फैसिलिटी मिल रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि सर टैक्स भरना मतलब मेहनत का कमाई करें हम और भरे टैक्स हम। तो इसके पीछे भी कारण है, इस तरीके का माइंडसेट जो देश में लोगों के अंदर क्रिएट हो रहा है उसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि गवर्नमेंट एक्चुअल में खर्च कहाँ कर रहा है ना। मेजर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ कहाँ दिख रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स मैटर। लेकिन ये चीज़ क्या है, क्या है, बच्चों तक पहुंच नहीं रहा, मतलब लोगों तक नहीं पहुंच रहा। तो लोगों को ये फील होता है कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़ लालच भी है कि वो पैसा हम गवर्नमेंट को भरेंगे, गवर्नमेंट से डायरेक्टली तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला कि भाई मैंने 1 लाख का टैक्स भरा तो 1 लाख का मेरे को क्या सर्विस मिला, तो मेरे को डायरेक्टली अपने टैक्स के बदले कुछ नहीं मिलता है। तो ये भी एक रहता है कि यार मैंने इतना कमाया, 10-20 लाख रुपया कमाया, लाख रुपया तो मैं टैक्स में भर दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा इनफैक्ट भरेंगे आप, तो मैं भर दे रहा हूँ, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो ये जो दिमाग के अंदर लोगों की बात है, इससे पहले बाहर निकलना होगा। आपको ये समझना होगा कि टैक्स पेमेंट करना ज़रूरी है। आंसर क्या है कि वी शुड पे टैक्स। क्या याद रखना है? वी शुड पे टैक्स। भाई टैक्स पेमेंट करने के लिए एक लिमिट है, इतना अर्निंग होगा तभी तो टैक्स पे करोगे। तो जिनका वो अर्निंग हो रहा है एक सर्टेन लिमिट के ऊपर, सर्टेन अमाउंट के ऊपर, उनको टैक्स भरना चाहिए। क्वेश्चन उठ रहा है कि सर वाई, अब बताते हैं क्यों। अब आप लोग अपना दिमाग लगाओ, जिन लोगों ने ये कहा कि क्यों मतलब भरना चाहिए, तो क्यों भरना चाहिए इसके लिए एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो उन लोगों को समझ में आएगा जो ये कह रहे हैं कि टैक्स नहीं भरना चाहिए। तो आप ये एक्सप्लेनेशन दीजिए उनको, जिससे उनको ये समझ में आए कि बेटा टैक्स हमें भरना चाहिए। तो क्यों भरना चाहिए उसके लिए पॉइंट्स दीजिए। वाई शुड वी पे टैक्स? क्यों भरे टैक्स? भाई सिंपल सी बात है, आप गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है उसमें सबसे बड़ा पार्ट कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। तो टैक्स का पैसा कहाँ यूज़ होता है? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कहाँ खर्च होता है सबसे बड़ा बात? तो अगर हम टैक्स भर रहे हैं तो भी हम देशभक्त हैं। बात समझ में आ रहा है? कुछ हमारे सोल्जर भाई लोग आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, वो वहाँ खड़ा होकर देश का सुरक्षा कर रहे हैं फॉरेन बॉडीज़ से, एनिमीज़ से, और कल जो गलत लोग हैं टेररिस्ट से। देश के अंदर जो रह रहे लोग हैं वो भी देश सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक तो टैक्स देकर, दूसरा अपना जो सर्विस टूवर्ड्स देश बनता है वो अपन कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक डॉक्टर है वो अच्छे से अपना काम कर रहा है तो वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो देश के हित में काम कर रहा है। एक टीचर प्रोफेसर जब अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फ्यूचर का ग्रोथ देखते हुए उनको अवेयर कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो वो भी देशभक्त ही हैं। हर इंसान जो देश के अंदर रह रहा है वो देश के लिए अगर अच्छा कर रहा है वो देशभक्ति है। इनफैक्ट समझ लो कि वो अगर करप्शन नहीं भी कर रहा है तो भी वो एक तरीके से देश का भला ही कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो करप्शन वैलिड हो चुका है ना, मतलब हर जगह करप्शन ही करप्शन। लेकिन जो आदमी अपना काम, अपना कर्तव्य निभा रहा है पूरी निष्ठा के साथ, वो इंसान भी देशभक्ति है। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं हैं, आप भी हैं। ठीक है, फ़र्क इतना है कि आपके लाइफ पे गोली लगने का रिस्क नहीं है, और आर्मी में जो लोग हैं वो रेडी हैं अपने लाइफ को कुर्बान करने के लिए। इसीलिए उनका अपना महत्व है, बहुत महत्व है, उनका रिस्पेक्ट वैल्यू बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे देश के अंदर हमारे लोगों का भी होना चाहिए जो अपना काम
पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं देश में डेवलपमेंट कैसे होगा। तो डेवलपमेंट का पैमाना क्या है बेटा? डेवलपमेंट का पैमाना क्या है? बिल्डिंग में मतलब कंट्री आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? सेटल डाउन क्विकली। आप सपोज कीजिए कि अभी आप लोग जहाँ भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, यूज़ क्या कर रहे हैं बेटा? सबसे बेसिक चीज़ हर आदमी क्या यूज़ करता है? रोड्स। क्या यूज़ कर रहा है बेटा? ये रोड कौन बना रहा है? ये रोड्स गवर्नमेंट बना रहा है। ठीक है। ब्रिजेस, और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पुलिस, जो इंटरनल सेफ्टी के लिए पुलिस है, उसका कौन भर रहा है सैलरी? आपसे घर में महीना आ रहा है 5-5 रुपये करके हर सिटीजन देगा। भाई तरीका से पुलिस तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा। आप शांति से कहीं आ जा रहे हैं, अपने घर पे रह ले रहे हैं। क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में लॉ एंड, तो पुलिस और आर्मी और हमारा कोर्ट्स, ये जो है ना, ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट ना कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है। इनको सैलरीज कौन दे रहा है? तो आज आप शांति से घर पे इसीलिए सो पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है। लॉ एंड ऑर्डर का तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये तब है जब हम लोग पुलिस और आर्मी और कोर्ट मेंटेन कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ये सफिशिएंट नहीं है। हमारे यहाँ लॉ है, लेकिन जो जिसके पास पैसा और ताकत है वो उसको मिसयूज़ करता है। और करप्शन हर जगह है, करप्शन वहाँ भी। हमारे कंट्री में पुलिस का कितना रिस्पेक्ट है वो तो सभी जानता है कि नहीं? यहाँ ट्रैफिक सार्जेंट हो, चाहे किसी पुलिस स्टेशन का एएसआई कोई भी हो, कांस्टेबल से लेके सबको पता ही है। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, विवाद हो जाएगा। अभी विवाद नहीं कर सकते अपने, है ना? आइए, तो आप ये समझ पा रहे हो कि आप रास्ते में चल रहे हैं, लोग आपको लूट के नहीं लेके जा रहे। क्यों? क्योंकि उसको डर है पुलिस का। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रांग होना, हमारे अंदर पुलिस के अंदर और रिक्रूटमेंट्स चाहिए। इतना बड़ा पॉपुलेशन के लिए जो अमाउंट ऑफ पुलिस है ना, वो बहुत कम है। और जो पुलिस ऑफिसर्स है, पता नहीं उनका कोई बात मानता है कि नहीं। ये लोग समझते नहीं है कि आप एक पुलिस ऑफिसर से 2 डबल ड्यूटी का काम करवा लेते हैं। इनका ड्यूटी का कोई टाइम लिमिट है? इमरजेंसी पड़ेगा तो 24 घंटा काम में रहो, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 3 बनाइए, 24 घंटा है ना, 8-8 घंटा का ड्यूटी बनाइए। तो 3 पुलिस ऑफिसर को काम मिला 24 घंटा में। इस तरीक़े से यहाँ काम ही नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर इतना एग्जॉस्ट हो जाता है इतना काम करके, फिर उसको लगता है कि जो रिटर्न मेरे को मिल रहा है इतने मेहनत करने के बाद, वो सफिशिएंट नहीं है। उसको भी सपना है कि हम अच्छा घर ले लें, अच्छा गाड़ी में घूमेंगे, लेकिन फिर वो क्या रास्ता अपनाता है? करप्शन का रास्ता। तो जब लोगों का बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होता, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं गलत रास्ता। क्योंकि ह्यूमन माइंड का नेचर है सेल्फिशनेस। उनको पैसा चाहिए, पता है पैसा से ही सब कुछ आएगा। घर गाड़ी किससे बनेगा? सब पैसा से ही बनेगा। अब एक फिक्स सैलरी में कितना पैसा कमा सकता है? भाई किसी को 30,000 ही मिल रहा है, तो कब जाके अपना गाड़ी खरीदेगा? वो भी कोई गारंटी नहीं है। फिर उसको अपना बहुत सारा सेविंग्स करना पड़ेगा, अपना घर का खर्चा कम करना होगा, और घर पहले तो घर खरीदेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाती है। बट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दिस एरियाज़। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, वहाँ डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा। वहाँ आदमी लोग एक दूसरे से फिर डरेगा, रास्ता में निकलने में डरेगा, सोसाइटी में अनरेस्ट हो जाएगा। और वो फेस कौन करेगा अल्टीमेटली? शरीफ आदमी, पब्लिक में शरीफ आदमी लोग। सुपर रिच को ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला, जब तक कि बहुत बड़ा कुछ कांड ना हो जाए कि अमीरों के घर में घुस गए,
गरीब से मर भूखे लोग कि हमको अब जाना है, सब गोडाउन ही लूट लिए, वेयर हाउस लूट लिए जहाँ अनाज रखा हुआ। इस हद तक अगर पहुँच गया तो फिर वो भी संभव है। बट आमतौर पे सारा का सारा सेफ्टी किसके पास है? ऊपर अपर क्लास के पास सारा सेफ्टी है। लोग सब सिक्योरिटी लेके घूमता गवर्नमेंट का, पुलिस का। फंसता कौन है? गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी। मतलब 120-30 करोड़ की जनता जो है हमारा, वो हमेशा टेंशन में रहे। ठीक, लेकिन बेटा कुछ भी हो जाए बिना टैक्स के तो ये काम होगा नहीं। अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो ये डेवलपमेंट का काम, ये सुविधा नहीं मिलेगा। इसके अपार्ट गवर्नमेंट स्कूल्स भी चलाता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होता है, हॉस्पिटल्स भी होता है। वो अलग बात है कि इसका कंडीशन कैसा है, लेकिन होता तो है। पढ़ाई चाहे हो चाहे ना हो, इलाज ठीक से हो चाहे ना हो, वहाँ लोग केयरफुली पढ़ा रहे हैं और डॉक्टर्स टेस्ट चेक कर रहे हैं, हो चाहे ना हो, बट है कि हो रहा है। तो इसमें सबको सैलरी बेटा मिल रहा है ना। कहीं एक रिपोर्ट देख रहे थे, स्कूल तो चल रहा है, एक जगह पे स्कूल चल रहा है, लेकिन स्कूल खंडर बना हुआ है, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल भी है, वहाँ का टीचर है, सबको सैलरी भी मिल रहा है। बच्चे लोग पढ़ रहा का है मालूम नहीं, छत्ता छपड़ा ही नहीं है, ऊपर उड़ा हुआ है सब। तो जब हमारे कंट्री में गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल्स का ये हालत है, तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट चाहता है, ये सरकार चाह रहा है कि बच्चा लोग को नहीं पढ़ाना है ज़्यादा, क्योंकि पढ़ा देंगे तो ज्ञानी होगा। बच्चा पढ़ने वाला साइंस पढ़ लेगा, वो बोलेगा, क्वेश्चन करना चालू करेगा, मेरा स्कूल में अच्छा छत क्यों नहीं है, प्लेग्राउंड क्यों नहीं है, वॉशरूम इतना गंदा क्यों है, हम ही लोग क्यों अपना बाथरूम सफाई करेंगे। ऐसा भी केस आया था, स्टूडेंट लोग से ही बाथरूम बोल रहा सफाई करो। बात समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, गाँव के अंदर ये सब तो न्यूज़ अब आ रहा। देखो, जब तक सोशल मीडिया का ये फ़ायदा हुआ है हमें कि हम वो चीज़ अब देख पा रहे हैं जिसके ऊपर कल आराम से पर्दा, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये सब नहीं दिखाएगा, वो लगा हुआ है अलग ही चीज़ में। तो सोशल मीडिया के थ्रू अपने को पता चल रहा, अच्छा गांव में ये हाल है, एम्बुलेंस नहीं है। आज मैंने देखा एक वीडियो कि कंधा में लेके, जो टोकरी में बांध के नहीं लेके जाता है, 2 आदमी अपनी वाइफ, प्रेग्नेंट वाइफ को, ट्राइबल पीपल था, वो लेके जा रहा है उसको। 8 बजे चला था, 4-5 घंटा उनको चलते हुए हो गया था, 12-1 बजे का वीडियो, अभी भी जाना बाकी है। तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगा वहाँ तक, एंड दे आर ओके विद इट। वो लोग का रूटीन बन गया कि ठीक है लेके जाना ही पड़ेगा, एम्बुलेंस नहीं आएगा तो हम ही को जाना पड़ेगा। लेकिन उनको ये अधिकार अपना नहीं पता है कि गवर्नमेंट का क्या ड्यूटीज़। आप ये चीज़ डिमांड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन करते नहीं क्योंकि अनएजुकेटेड हैं। वो पुलिस के सामने जाके हाथ जोड़ लेंगे, जहाँ जाएंगे हाथ जोड़ लेंगे। यही तो सिखाया हमको, जो ताकतवर दिखे झुक जाओ उसके सामने। मतलब हमें सिखाया गया है हक से मत मांगो, भीख मांगो तो ही मिलेगा। अधिकार भी मांगना है तो हाथ जोड़ के पैर छू के मांगना होगा। और जिसका ड्यूटी है ये काम करने का, वो अपने आप को समझ कर रखा है राजा बाबू, बॉस। तो जब तक अब बच्चे पढ़ लेंगे बेटा, अगर ये चीज़, वो ट्राइबल पीपल के बच्चे और वो आदमी जो उठा रहा, अगर वो पढ़ा होता तो उसका अपना राइट पता होता। अकेला नहीं वो आवाज़ उठा सकता, अपना गांव का पूरा आदमी को लेके, क्योंकि सबका ही तो बच्चा बीमार हो सकता है, वाइफ प्रेग्नेंट होगी, किसी का तबीयत खराब हो सकता है, चोट लग सकता है, इमरजेंसी तो आ ही सकता है। तो यू शुड बी टुगेदर। तो अलग अलग मत हो, साथ रहो, तभी आगे या कुछ डिमांड, कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। अकेला रहोगे, कम्युनिटी छोटा छोटा टुकड़ा में बट चुका है ना, सब कुछ नहीं पाइएगा। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। एक साथ होकर के चीज़ों को इम्प्रूवमेंट होगा। आई पर्सनली बिलीव कि ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये होना चाहिए। सिर्फ क्वालिफिकेशन डिग्री पकड़ाने से नहीं होगा। बच्चे पढ़ लिख कर अगर सवाल करना नहीं सीखे तो वो पढ़ाई किसी काम का। और सारे स्कूल कॉलेजेस में ऐसे ही पढ़ाई हो रहा है, बस पढ़ ले, डिग्री ले ले, हो गया, जा। नौकरी नहीं मिल रहा है, बोल देंगे ठीक से पढ़ाई नहीं। यही तो होता है। आप कैपेबल नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, तो कॉलेज में फिर डिग्री क्या दे दी है आप? पॉइंट है, अगर बच्चा नौकरी के लायक नहीं है बेटा, तो आपको डिग्री देना ही, और अगर डिग्री दे दिए हैं तो उसको नौकरी प्रोवाइड करने का
उसके आत्मसम्मान का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का होना चाहिए। आत्मसम्मान का बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ग्रेजुएट बच्चे को 5 लाख का नौकरी दीजिए महीना। मैं कह रहा हूँ इतना दीजिए कि उसको अपने पिताजी पे निर्भर ना होना पड़े, अपने फैमिली पे निर्भर ना होना पड़े। वो कम से कम 10-20 तो कमाए मिनिमम। जॉबलेस घूम रहा है, पढ़ा लिखा लो, तो उनका मेंटल सिचुएशन भी तो ख़राब हो रहा है, वहाँ भी ध्यान देना होगा। तो याद रखेंगे, ये सारा चीज़ों में पैसा तो लगता है बेटा। अब पूरा ठीक से नहीं लग रहा, अच्छे से नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है। वो तो आपको जवाब देना, मांगना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। आप नहीं मांगोगे, नहीं देगा। कोई आदमी को मज़ा मिल रहा है करप्शन करके, उसको पैसा मिल रहा है, अपना घर भरे जा रहा है और उससे कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो इतना उसके अंदर क्या अचानक से ज्ञान आएगा कि भैया ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, आज से मैं ठीक हो जाऊँगा। कभी ऐसा होता? गलत चीज़ को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। अपने आप से कोई भी ताकत नहीं छोड़ता पैसा। फ्रीडम फाइटिंग का लड़ाई किए थे ना, फ्रीडम फाइटिंग क्यों हुआ था? आज़ादी का लड़ाई लड़ा गया था कि बोले दे दीजिए, सॉरी प्लीज़, पैर में पड़ गए थे क्या हम अंग्रेज के? जब तक प्यार से बात कर रहे थे कोई सुना? जब मिलकर आक्रोश आया ना कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा, सुन ही नहीं रहे हो भाई, तुम प्यार से तो बात कर लिए। फिर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस सब आए, सब जब विरोध करने लगा कि भाई बॉयकट करो, ये लोग का सामान भी नहीं खरीदेंगे, और फिर वायलेंस का सहारा कहीं थोड़ा लेना पड़ा, डर हो गया फॉरेनर्स को कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर जा कर के हम लोग। तो याद रखना, आज़ादी छीनना पड़ता है बेटा, और सामने वाला कभी भी जो पावर में है वो चल कर ठीक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आपको सवाल करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो धीरे धीरे देखो ना क्या हो गया है। सवाल नहीं कर रहा तो करप्शन देश का नियम बन गया है, देना तो पड़ेगा ही। मेरे से बात हो रहा था, मुझे कुछ ज़रूरत पड़ा किसी गवर्नमेंट काम में, तो बोला सर थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा ऐसे बोल रहा है जैसे तो नियम है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, वो बोल रहा है आपको करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। मेरा वास्ता हो चुका है पुलिस से भी, तो मुझे पता है कि उधर भी क्या चल रहा है। हर आदमी को पता है जो वीडियो देख रहा है, किसी को भरोसा नहीं है। सबसे बुरा इज्जत अगर किसी का गिरा है पूरा भारत में करप्शन को लेकर के, तो हमारा पुलिस गिरा है। फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का जो लोग है वो गिरा है। याद रखना, जो घूस दे रहा है ना उसके नज़र में कभी आपका इज्जत बढ़ेगा। जो आदमी पुलिस को घूस दिया है ना उसके नज़र में पुलिस इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब वो जान गया कि पैसा दे करके सारा गलत काम किया, छूट जाएंगे। गलत करो, पैसा दो, सब सेटल हो जाएगा। डेंजरस चीज़। इसी तरीके से गुंडा बदमाश का क्रिएशन होता है। दबंग लोग जो बन गए ना, इसी से क्रिएट होता है कि उसको पता पैसा से सब कर लिया जाएगा। दैट्स वेरी सैड। लेकिन बेटा हमें, हमारा पर्पज़ क्या है? पढ़ लिखना, अच्छे से पढ़ना और सवाल करना। तो सिर्फ पढ़ना हमारा काम नहीं है, पढ़कर लोगों को देखना, ऑब्जर्व करना। कंट्री आप चलाएंगे, फ्यूचर आपका है। आपके मम्मी पापा सवाल किए नहीं तो सबको तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अच्छा लाइफस्टाइल आप अगर चाहते हैं तो आपको सवाल करना पड़ेगा। और कोई बेटा बच्चे नहीं हो, 16-17 साल का बच्चा यहीं पे बच्चा है, फॉरेन कंट्री में पैसा कमा रहा है, वो लोग पैर पे खड़ा हो रहा है। यहाँ वो 25 साल तक बाबू बन के रहेगा। बता रहा हूँ मैं, मम्मी पापा बच्चे को पहले बाबू बना देंगे, और जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया, घोड़ा हो गया है, क्या कर रहा है? घर से निकलने देगा नहीं कोई, ठीक है, दुनिया देखने देगा नहीं कोई। वहाँ पहले ही डरा देगा, दुनिया बहुत गंदा है, दुनिया बहुत गंदा है, तुमको लूट लेगा, खा लेगा, मार देगा। तो फिर आप कैसे तरक्की कीजिएगा? अचानक से कैसे हाथ में ला के दे दीजिएगा, लीजिए 50,000 रुपया महीना सैलरी लग गया? हाँ, सबके लिए पॉसिबल है क्या? सब कोई टॉपर मटेरियल है कि सबको पहली ही बार में सैलरी मिल जाएगा 50,000? ऐसा होता तो 1.5-2 करोड़ लोग हमारा जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं, होता क्या? पढ़ लिखे तो उनको भी मिलता नौकरी। रियलिटी को देखो, रियलिटी कड़वा है, गंदा है, लेकिन अच्छा मैं बोलूँगा बाकी लोगों के जैसे, आ जाओ मेरा ट्यूशन्स में पढ़ जाओ, बैठ जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भाई, रियलिटी को देखकर, क्योंकि फ्यूचर हमें देखना है। पॉइंट है ना?
तो आपको पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, स्किल भी लेना है, और फिर अपने लिए आज ही सवाल करना है गवर्नमेंट से कि कल क्या होगा। 3 साल बाद नौकरी चाहिए भाई, 5 साल बाद नौकरी चाहिए ना, तो 5 साल बाद क्या उतना नौकरी क्रिएट होगा? अगर होगा तो तुमको मिलेगा, क्योंकि भीड़ का भीड़ पढ़ पढ़ के आ रहा है। हर साल कितने लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, हर लाख कितने ग्रेजुएट हो, ज़रा चेक करो इंडिया में के अंदर। तो देखो 5 साल बाद कितना लोग होगा और कितना जॉब क्रिएट हो रहा है। सिंपल सी बात है, सीट्स होगा तब ना उतना लोग बैठेगा। तो 5 साल बाद उतना सीट्स, जॉब्स क्रिएट होना चाहिए, जो यहाँ से बच्चे जाएंगे तो वहाँ वो जॉब ले लें। तो बी वेरी केयरफुल। टैक्स देना ज़रूरी है, लेकिन जो टैक्स भर रहा है वो क्या करेगा, उसको सवाल भी करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर हम लोग तो नहीं भरते, हम लोग क्या भरेंगे, हम लोग क्या पूछे सवाल। नहीं बेटा, तुम 1 रुपये का च्युइंगम भी खरीद रहे हो ना, और टॉफ़ी भी खरीद रहे हो ना, और तुम टैक्स भर रहे हो। तुम्हारे पापा के पास से जा रहा है। होल ऑफ द कंट्री पेज जीएसटी। बात समझ रहे हो? एक भिखारी भी अगर पैसा भीख मांग कर कोई सामान खरीद लिया, जीएसटी भर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स भर दिया। तो ये इनडायरेक्ट क्या है, इसको हम लोग अब सीखेंगे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक है, खूब पैसा कमाओ, टैक्स भरो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोकस करेंगे वापस। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स। अभी आपने बोला ना हम लोग सब टैक्स भरते हैं सर, तो कौन सा टैक्स भरते हैं हम लोग? तो लिखिए टाइप्स ऑफ टैक्स, लिखिए टाइप्स। तो बेटा अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ आप बेसिक जो 2 ब्रॉड हेड्स है उसको पढ़ेंगे। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स के स्टूडेंट होंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा ये डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिस पे टैक्स लगेगा वही टैक्स भरेगा। ठीक है, जिस पे टैक्स लगेगा वही टैक्स भरेगा। एक आदमी है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर टैक्स लगाया। इसने एक अच्छा खासा इनकम अर्न किया, और यही गवर्नमेंट को क्या कर देगा? टैक्स पे कर देगा। तो इंसिडेंस भी इस पे पड़ा और इम्पैक्ट भी, असर भी इसी पे हुआ। तो जब इस पे टैक्स लगा और ये भरा, तो इसका एक डीमेरिट होता है कि ये दुखी हो जाता है, फिर ये हंसता नहीं है। फिर क्या हो जाता है? ये बेटा दुखी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। क्योंकि सीधा इसके ऊपर ही टैक्स लग रहा है। गवर्नमेंट इस पे चार्ज किया। अब मान लो तुम ही कमा रहे हो 10 लाख रुपया साल का, 12 लाख रुपया कमा रहे हो मान लिया, तो आपका जो इनकम है वो टैक्स स्लैब के ऊपर आ गया। अब आपको उसके ऊपर कुछ पैसा भरना पड़ेगा। हो सकता है वो अमाउंट 10 लाख है ना, तो लाख रुपए के आसपास मान लीजिए भरना पड़ा। उससे ज़्यादा ही में भी भरना पड़ेगा। वो मैं जब सिखाऊंगा टैक्स का तो उसका वीडियो देख लेना कि कैसे निकलता है। तो भरना पड़ रहा है कितना बेटा? लगभग 1 लाख रुपया। आप सोचो कि आपके दिमाग में तो ये चीज़ आ गया कि यार 1 लाख रुपया मुझे दे जाना पड़ रहा है, मेहनत करके मैं कमा रहा हूँ 12 लाख 10 लाख, और मुझे गवर्नमेंट को भर देना 1 लाख। अब सोचिए, एक आदमी ये सोचेगा कि 1 लाख रुपया में ना हम एक अच्छा बेड ले लेंगे पहली साल, दूसरा साल 1 लाख रुपया में हम अच्छा एक टेलीविज़न खरीद लेंगे, टीवी खरीद लेंगे। तो समझ रहे, वो 1 लाख रुपया का यूज़ देख रहा है। अब वो ये सोच सकता है कि यार 5 लाख अगर हम 5 साल टैक्स नहीं भरेंगे तो 5 लाख रुपए का कोई गाड़ी खरीद लेंगे। तो समझ रहे हो उसके दिमाग में क्या चीज़ आ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स बेटा क्या होता है? थोड़ा दर्द दे देता है टैक्स पेयर को। क्या दे देता है? दर्द दे देता है। उसको दुखी होता है वो कि यार इतना देना पड़ रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? इनकम टैक्स। क्या होता है?
तो आपके पापा अगर बिजनेस कर रहे हैं या आपके पापा का अच्छा सैलरी है तो पापा का सैलरी गवर्नमेंट के पास जमा होकर आएगा, ठीक है। उन्हीं को अपने इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स बेटा इधर 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 फोकस, इधर बातचीत बंद कर दीजिए तो आपका खेला ख़त्म कीजिए। अब नहीं बोलेंगे, अलग अलग बैठाएंगे। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इंसिडेंस किसी और पे, भरेगा कोई और, लगेगा किसी और पे, अब भरेगा कोई। तो असर किसी और पे होगा, भर रहा कोई है ना। यहाँ दो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। चलो कैसे, देखिए। एक आदमी, आप ही समझो कि ये आप लोग हैं, चले गए खाने, कहाँ? किसी भी शॉप में गए। अरे ठीक है बाबा, क्या हो गया, ये लो, अभी सही है। वही ठीक था ना। चलो आप गए कहाँ? आप गए कहीं खाने के लिए, रेस्टोरेंट में, शॉप में। तो क्या हुआ कि आपका एक बिल आया, आपका कुछ अमाउंट, आपने एक 500 रुपीज़ का सामान लिया। तो कोई भी आइटम लिया, मान लो आपने एक बटर चिकन लिया 500 रुपीज़ का। फिर आप देखेंगे जब बिल आएगा ना तो इसमें क्या लगेगा? जीएसटी। तो दो देखो, सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। तो मान लीजिए कुछ 5% करके लगा या 2.5% करके लगा। तो रेट अपने देखेंगे तो कितना लग रहा है इस पे? 25। और बेटा टोटल बिल कितने का आया एक्चुअल में? तो आपने भरा कितना? आपने ये किसको पे कर दिया अमाउंट? नहीं, आपने वो शॉप ओनर को पेमेंट कर दिया। ये जो शॉप है, हाँ, उसका मालिक है, इसका मालिक है कोई, इसको आपने दे दिया। ये पैसा किसके पास गया? हाँ, शॉप ओनर के पास गया है। अब अभी देखो, अभी मेन चीज़ बाकी है भाई। अब गवर्नमेंट तो है बेटा, गवर्नमेंट यहाँ बैठा है ना। तो ये आदमी अपना पैसा रखा 500 अपने पास, और ये 50 रुपया किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। तो एक्चुअल में तकलीफ़ किसको हो रहा है? इम्पैक्ट, असर किस पे पड़ रहा है? इस कस्टमर पे पड़ रहा है ना। जो सामान खरीद रहा है उस पे पड़ रहा है। लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट को ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बेच रहा है ना वो भरेगा, जो सामान सप्लाई कर रहा है वो भेजेगा गवर्नमेंट के पास पैसा। कुछ लोग होता है जो यहाँ भी स्कैम कर लेता है। सुनो, कुछ लोग है जो यहाँ स्कैम कर लेता है। ये पैसा 50 लिया है तो वो भरेगा ही नहीं, दिखाया ही नहीं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये भी क्या हुआ? गलत बात है, इलीगल काम है ये। पकड़ में आएगा तो आपको टैक्स भी भरना होगा, पेनल्टी भी भरना होगा, और सज़ा का भी प्रावधान है, सज़ा भी मिलेगा। समझ में आया? क्या ये चीज़ क्लियर है? अब इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर हो गया। तो ये आप जो आम तौर पे देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का एक बड़ा एग्जांपल है जीएसटी। क्या है ये? यही है, गुड्स एंड। अरे वो आदमी 600 क्यों ले लेगा? उसका सामान का जितना दाम है उतना ही ना दोगे। अब वो अगर 600 ले ले रहा और तुम दे दे रहे हो तो गलत ही बात है। एमआरपी से ज़्यादा कोई क्यों लेगा? तुम तो वहीं लग जाओगे ना भाई। लिखा तो 500 या 600 का मांग रहे हो,
तो अगर वो 550 बोलेगा तो बताएगा मैम टैक्स जुड़ा हुआ है, बिल देता, बिल का मतलब क्या हुआ, देखिए वहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। और सर्विस टैक्स अगर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो आप नहीं भी देना चाहते हैं तो मना कर सकते हैं कि ये हम नहीं देंगे। सर्विस टैक्स कई बार बिल में लिखता अलग से सर्विस टैक्स जोड़ के दिखा देगा, तो सर्विस टैक्स आपके ऊपर, आप देना चाहते हो के तो आप जाके बोलिए उसको कि सर्विस टैक्स आप काट के लाइए, तो फिर उसको दूसरा बिल ला के देगा वो काट के, वो बिल आपको सर्विस का पैसा फिर नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो जीएसटी आ गया, कहाँ से आया जीएसटी समझ रहे हो। तो जीएसटी इज अ काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया जीएसटी का कॉन्सेप्ट, जीएसटी का। अब हम यहाँ से आएंगे जीएसटी में, और जीएसटी के बारे में सब कुछ अब स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा। अभी यहाँ हम पहुँचेंगे जीएसटी आया कहाँ से, समझ गए ना, समझ में आया, क्लियर हुआ। पहले बहुत सारा टैक्स था, उसको जोड़ के क्या बना दिया गया, जीएसटी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, जीएसटी एक कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। किस पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो बहुत लोग सोचता है कि सर सेल्स, सप्लाई का मतलब सेल्स, नहीं ऐसा नहीं है। अगर एक हेड ऑफिस अपना ब्रांच को भी सामान दे रहा है ना, अपने ब्रांच में भी भेज रहा है, जीएसटी आ जाएगा, लग जाएगा। विद अफेक्ट फ्रॉम लिखिए कब से, विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और जम्मू एंड कश्मीर में ये लगा विद अफेक्ट फ्रॉम 8/7/2017। तो पूरे भारत में तो एप्लीकेबल है ही, प्लस जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। पूरे भारत में लगा विद अफेक्ट फ्रॉम 1/7, और जम्मू कश्मीर में, अभी जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या था, आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जानिए कि जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री क्या है, और वो भारत के साथ हम लोग कैसे जम्मू कश्मीर को हमारे पास विलय किए आया है। देखिए मज़ा आएगा, वीडियो समझिए, इसके बारे में ढूंढिए, गूगल कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन सी के अंदर, इंडियन सी में भी है ना, इंडियन सी का मतलब है इंडियन वाटर बॉडीज़ जो इंडिया के कब्जे में है, वो है 200 नॉटिकल माइल्स। चीज़ समझ गए। ठीक है। तो नॉटिकल माइल्स क्या होता है, जो मरीन होता है ना, शिप वगैरह, वो इसको फॉलो करता है, नॉटिकल माइल्स को। तो सब पानी के अंदर अगर चल रहा है शिप, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक वो क्या होगा, वहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है। तो वो नॉटिकल माइल्स, और यहाँ इंडियन सी क्यों लिया हम लोग, क्योंकि वहाँ पे आइलैंड्स है ना, तो आइलैंड भी तो जीएसटी के अंदर आएगा, वो हमारे अंदर में, तो वहाँ ये रूल लगेगा, एक्ट लगेगा, अप्लाई होगा। तो जीएसटी पास हुआ था, ऑब्वियसली जीएसटी एक एक्ट बना, वो क्लियर हुआ पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट का उसको हामी मिला, फिर वो अप्लाई हो जाता है। कोई भी लॉ जब देश में बनता है तो प्रोसेस यही है, पार्लियामेंट से पास होगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा,
जीएसटी का डिफरेंट रेट्स है बाबू, क्या है? अलग अलग रेट्स पे लगता है, अलग अलग चीज़ों पे। लग्जरी आइटम से बहुत ज़्यादा रेट है और नेसेसिटीज़ पे कम है, कुछ कुछ पे नहीं भी है। फिर लिखिए, नया पेज लेते हैं। अब लिखेंगे कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। जीएसटी का बेटा अलग अलग कैटेगरी है। पहला है, लिखिए नाम, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ब्रैकेट में लिखिए CGST। दूसरा लिखिए स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही होता है SG। फिर है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST। फिर है यूनियन टेरिटरी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UTGST। चलो बताओ, कितना स्टेट है इंडिया में और कितना यूनियन टेरिटरी? और 8। इंडिया में 28 स्टेट्स है और यूटी है हमारे पास कितना? 8। ऊपर चेक करो। बताओ क्यों हुआ ऐसा? 29 था तो जम्मू कश्मीर को हम लोग 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिए, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ गया। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर तो उधर से कम हो गया। मैं बता दिया क्यों कम हुआ।
तो ये खैर ये अपना जनरल नॉलेज वाला बात है, ठीक है। जनरल नॉलेज लेना बड़ा आसान है, कभी भी कुछ ऐसा हो क्या करो, गूगल कर लो भाई। जो चीज़ भाई ये मेरे को मेरा थॉट है, जो चीज़ रेडीली अवेलेबल है जैसे कि जनरल नॉलेज, उसको आप हमेशा 24 घंटा दिमाग में रख के क्या करोगे? बात समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं पता था कितना है तो आप अभी 5 सेकंड में आंसर निकाल लिए ना। तो ये चीज़, जो चीज़ इजीली हमको अवेलेबल है इंफॉर्मेशन गूगल में, उसको याद रखने का क्या है? अब 1990 में सचिन तेंदुलकर एक मैच में कितना रन बनाया था या कौन सबसे ज़्यादा विकेट लिया था, तो ये याद रख के क्या, गूगल कर लो, ठीक है। जो डीप थिंकिंग है ना उसके ऊपर जोड़ दो। तो ऊपरी जो चीज़ है ना कि ये याद रखा, मेरे को सारा कैपिटल पता है हर स्टेट का, एक बोल रहा मेरे को पूरा दुनिया का पता है, तो क्या पता है तो क्या, कोई बहुत महान काम नहीं है। किसी को जिसको नहीं पता है बोलो कैपिटल खोल के दिखा देगा क्या है, तो उसको भी पता लग गया। लेकिन उसको पता करके यूज़ क्या कर रहे हैं हम? अपने रियल लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। बात समझ रहे हो? किसी गरीब का गरीबी दूर नहीं होगा जनरल नॉलेज से, तो उसको बड़ा स्किल पे फोकस करना है। और मैं नहीं कह रहा कि नॉलेज नहीं होना चाहिए, जनरल नॉलेज हमको मिल जाएगा ना, हमको कुछ जानना है तो अपने देख लेंगे, 2 सेकंड में मिल जाएगा अपने को। डीप थिंकिंग का वाला कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, गहराई वाली बात, सोच को ठीक करना होगा। ये सब क्लियर हुआ? अब आपको चीज़ बताएं, आप गौर कर रहे होगे कि जब भी आप कोलकाता के अंदर कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो तो आप उस पर टैक्स भर रहे हो, भर रहे नहीं भर रहे? भर रहे। तो उस बिल पे क्या लिखा हुआ आता है बेटा? 2 टैक्स कटता है, CGST और SGST दोनों उसमें कटता है। तो क्वेश्चन उठ रहा है ये क्या है, ध्यान रखेंगे तो यहाँ नोट करेंगे कि जितना भी बेटा इंट्रा स्टेट क्या सप्लाई होगा उसमें क्या लगेगा? दोनों लगेगा। क्या लगेगा? और बेटा मान लो रेट एक तुमको दिया हुआ है से 5%, तो ये बेटा ये 2.5% और 2.5% है, दोनों का जो रेट होगा हमेशा इक्वल होगा। अगर लिखा है 5% ईच, तो इसका मतलब CGST भी 5, SGST भी 5, लेकिन सिर्फ लिखा है कि 10%, तो तुमको समझ ईच नहीं लिखा है तो तुम समझ जाओ 5 और 5 होने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेटेड कहाँ लगता है बेटा? इंटीग्रेटेड लगता है इंटर स्टेट। अब ये इंट्रा स्टेट क्या होता है बेटा? कोलकाता का चीज़ कोलकाता में खरीदे बेचे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, दार्जिलिंग से कुछ मंगा रहे हैं, बीरभूम से कुछ मंगा रहे हैं, है ना, वो सब क्या होगा? उस पर क्या लगेगा? CGST लगेगा। उसको कहते हैं इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्टेट के अंदर जो भी लेन देन हो रहा है वो क्या है? इंट्रा। 2 स्टेट के बीच में अगर हो रहा है, जैसे कोलकाता और मुंबई, अगर अपन मुंबई से सामान कोलकाता मंगा रहे हैं तो क्या चार्ज होगा? इंटीग्रेटेड GST IGST होगा। आई बात समझ में? और ये एक ही रेट फिक्स होता है, इसको अलग नहीं करना है, एक अकेला। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है? CGST तो चार्ज होगा ही, और UTGST उसके साथ अलग चार्ज होगा, मतलब ये एडिशनल होगा, ठीक है। इट विल बी चार्ज एडिशनल टू CGST, हो जाएगा UTGST। तो समझ में आया? 2 स्टेट के अंदर जो टैक्स होगा वो कौन कौन सा होगा? CGST। और 2 स्टेट के बीच में अगर सप्लाई होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST IGST का जो रेट है वो हमेशा इक्वल फिक्स रहता है, सेम रहता है। लिख लिया?
अब कुछ फीचर्स लिखे हैं जीएसटी का। फीचर्स ऑफ पहला इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें 4 टैक्स रेट है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये सबके ऊपर लगेगा। इसके अपार्ट 0% टैक्स है ऑन एसेंशियल्स। जो भी एसेंशियल गुड्स है उसके ऊपर कितना टैक्स है? कुछ भी टैक्स नहीं है इसका मतलब। और 3% टैक्स है बेटा, एक स्पेशल रेट आया 3% टैक्स ऑन ज्वेलरी होता है ना, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम। इसके ऊपर कितना % जीएसटी रेट है? तो बेटा ये 3 एक तो अलग से निकल गया है, ये कॉमन है 5, 12, 18, 28। लेकिन तीन % रेट किसके लिए है? गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये समेशन ऑफ ऑल अदर टैक्सेस है, समेशन ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले ना बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, ठीक है, तो वो हटाकर उन सबको एक साथ लाया गया, सबको ख़त्म कर दिया गया और उसके बदले क्या ले आया गया? जीएसटी। तो यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो गया ना, सारे टैक्स जोड़ करके एक टैक्स रेट आ गया, तो यूनिफॉर्मिटी आ गया, इंटीग्रेट हो गया, सारा टैक्सेस का विलय हो गया, मिलन हो गया, और क्या बन गया? जीएसटी। नेक्स्ट, देखिए प्रोविजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा, आप सामान खरीद रहे हो और सामान बेच रहे हो, पक्की बात। आदमी सामान खरीदता है और सामान, अब आप ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप तो जाके खा के पिज्ज़ा आ गया, टैक्स भर दिए, तो आप तो अल्टीमेट कंज्यूमर हो ना। आप बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपने सामान खरीदा 100 रुपये का, आपने सामान बेच दिया 150 रुपये का। जब आपने 100 रुपये का सामान खरीदा तो उसके ऊपर आपने टैक्स दिया होगा, और जब आपने टैक्स बेचा, सामान बेचा, गुड्स, तो आपने उस पर टैक्स लिया होगा। तो गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना चाहिए आपको? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप गवर्नमेंट को कितना भरेंगे? मान लीजिए 100 रुपये पर टैक्स आपने लिया था, दिया था जब खरीदे थे, तो 5 रुपया दिया था, और जब 150 में बेच रहे हैं तो 7.5 रुपया ले लिया टैक्स। हमने टैक्स कलेक्ट किया 7.5 रुपया, और उसी सामान पे हम पे कितना करके रखे थे? 5 रुपया, 5 रुपीज़। हाउ मच अमाउंट शुड यू पे टू दी गवर्नमेंट? 5 रुपीज़ हम पे क्यों करेंगे? अपने कितना कलेक्ट करके बैठे हैं? 7.5 ना।
हमने 7.5 रुपया कलेक्ट किया है और हम उसी सामान पे दे के कितना बैठे हैं 5। तो जब 7.5 से तो 5 हम ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं, तो तरीका से मुझे पे कितना करना चाहिए 2.25 रुपया पे करना चाहिए। समझ रहे हो? ये जो माइनस किए हैं ना, टैक्स लिए माइनस जो टैक्स दिए हैं उसी गुड्स पे, उसको क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। वही है इनपुट टैक्स। भाई समझ में आया इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? लेकिन याद रखिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा लेने के लिए आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपको ये मिलेगा फैसिलिटी। क्या? आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी ये फैसिलिटी मिलेगा। जो भी जीएसटी कलेक्ट हुआ वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में हमेशा किस रेशियो में बटेगा? 1:2, मतलब 50-50। जो भी जीएसटी कलेक्शन होगा उसका आधा मिलेगा स्टेट को, आधा किसको मिलेगा? सेंट्रल को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कौन सा स्टेट जीएसटी रिसीव करेगा? जहाँ पे गुड्स क्या होगा? कंज्यूम होगा। क्या होगा? उसी स्टेट को मिलेगा जीएसटी का पैसा। जो मैन्युफैक्चर स्टेट किया उसको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो स्टेट में कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का। इसीलिए इसको बोला डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या लगेगा बेटा? अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या लगने वाला है? आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? और लास्ट लिखिए एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग बोले तो टैक्स के ऊपर टैक्स, उसका असर नहीं होता। यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स आपको देना, जो आपने अमाउंट पे कर दिया है उस पर दोबारा आपको देने की ज़रूरत। तो ये जो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऊपर पड़े थे, तो हम लोग पेमेंट तो गवर्नमेंट को 2.5 किए ना, 5 वाला अपने से माइनस करवा लिए थे टैक्स से, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिए थे। तो टैक्स पर टैक्स यहाँ पर नहीं लगने वाला। ठीक है, तो फ़ायदा तो आप समझ चुके हैं। इसी से अब आप एडवांटेज ढूंढ सकते हो। इस एडवांटेज बेटा आप होमवर्क ले लो, आप लोग करके आओगे, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं। गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछिए एडवांटेज ऑफ जीएसटी, इसका फ़ायदा क्या है। और हम सब टैक्स भर रहे हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स तो सब कोई, जीएसटी तो सब भर रहा है, टैक्स सब इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई भरता है। इवन अ beggar who begs and purchases goods pays tax। समझ रहे हैं? अब आएंगे अपने प्रैक्टिकल में।
और अब हम लोग लिखने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो बेटा ये दो टाइप का होता है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। ठीक है, हमेशा याद रखना, याद रखने के लिए इनपुट जीएसटी कब लगेगा, जब गुड्स क्या करेंगे, परचेज। आउटपुट कब लगेगा, जब गुड्स। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये इनपुट जीएसटी क्या होता है, वी पे। क्या याद रखना है बेटा, वी पे, हम इसको पे करते हैं। और आउटपुट जीएसटी में क्या याद रखना है, वी कलेक्ट, वी हम कलेक्ट करते हैं। तो सेल करेंगे तो जीएसटी का पैसा लेंगे ना, तो हम जीएसटी क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से। और परचेज में क्या हो रहा है, अपने जीएसटी पे कर रहे हो अपने सप्लायर को। क्लियर हो रहा है ये बात, यहाँ तक क्लियर है एकदम। तो जर्नल एंट्रीज में बेटा यहाँ पर देखना है कि कहाँ कहाँ पर जीएसटी लगेगा। जर्नल एंट्रीज में भी जीएसटी आता है। तो जर्नल एंट्रीज में जीएसटी लगाना बहुत आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पहले जर्नल ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलिए इनपुट जीएसटी जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये तो कलेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, तो इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या बनेगा, हम कलेक्ट कर रहे हैं तो बेटा ये मेरे लिए क्या है, सॉरी ये तो हम पे कर रहे हैं ना। हाँ, जब हम ये पे करेंगे तो ये हमारे लिए, हमें इसे करना पड़ेगा डेबिट। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एसेट का काम कर रहा है। क्यों एसेट का काम करेगा, क्योंकि हम बाद में आउटपुट जीएसटी से इसको एडजस्ट करवा लेंगे। बहुत लोग इसको एक्सपेंस मानता है, एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस के डेफिनेशन में चेक करो ये सेट नहीं होगा। इसीलिए हम इसको क्या मान लेंगे, कलेक्ट कर रहे हैं तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, सॉरी हम दे रहे हैं तो हम इसको क्या मान के बैठेंगे, डेबिट। और जब हम बात कर रहे हैं आउटपुट जीएसटी का, तो आउटपुट जीएसटी हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होना चाहिए, लायबिलिटीज़। लायबिलिटी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो क्यों लायबिलिटीज़ है, क्योंकि जो कस्टमर ने आपको टैक्स दिया है वो हमारा नहीं है, किसका है, तो मुझे किसको देना होगा, तो मुझे देना है। जो चीज़ देना है वो क्या होता है, समझ में आ रहा है, ये अप्रोप्रिएट रीज़न है इसका। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि परचेज़ का क्या एंट्री होगा, उसमें जीएसटी कैसे ट्रीट करेंगे, तो कुछ जर्नल एंट्री समझते हैं। सबसे पहला कर लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स। $10,000, CGST 5%, SGST भी 5%, पास जर्नल एंट्री। तो आप पहले ये जीएसटी देख के बताइए तो बेटा ये कौन सा हो रहा है, इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, इंट्रा। इंट्रा माने विद इन द स्टेट है। आप जीएसटी देख के समझ जाइए कि परचेज सेल किधर हुआ है, ये परचेज हो रहा है विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही हो रहा है, तभी सीजीएसटी और एसजीएसटी आया है, और इक्वल तो होगा ही। इसका जर्नल एंट्री बताएंगे क्या होगा। जब परचेज कर रहे हैं तो कौन सा जीएसटी आएगा, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट लगेगा। क्या करना पड़ेगा इसको भी, तो परचेज का पहले नॉर्मल एंट्री बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए और टू क्या होना चाहिए, ये तो नॉर्मल एंट्री है। इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्मल जर्नल आएगा तो जीएसटी में टेंशन नहीं है। तो अब आप ये दोनों जीएसटी को क्या करेंगे, डेबिट। तो आपको लिखना पड़ेगा इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट
SGST भी क्या कर देंगे, डेबिट। अब अपने को अमाउंट डालना है, तो देखिए परचेज हमने कितने का किया था, 10,000 का 5% होता है 500, ये भी कितना आएगा। तो एक्चुअल में कैश हमने पेमेंट कितना किया है, 11, बस ये है। कुछ बहुत टफ है क्या, इजी है ना। किसको टफ लगा बेटा बताओ मेरे को पहले ही। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा, रेंट पेड, रेंट पेड कुछ नहीं बोल रहा है तो हमको मानना पड़ेगा विद इन द स्टेट ही पे कर रहे हैं। 5,000 रुपये का रेंट पे कर रहे हैं, GST ये 18%, विद इन द स्टेट है, इसका मतलब यहाँ तो दिया नहीं है, यहाँ CGST कितना हो जाएगा और SGST कितना हो जाएगा, 9 और हाफ हो गया। जो भी रेंट पेड हमारा क्या है बेटा, एक्सपेंस, एक्सपेंस पे भी क्या लगता है, कौन सा GST लगेगा, इनपुट। क्या याद रखना है, एक्सपेंस है तो भी इनपुट GST लगेगा। तो रेंट पेड का नॉर्मल एंट्री कौन बताएगा, रेंट पेड का नॉर्मल एंट्री बताइए। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इसमें GST को भी अपने को क्या करना पड़ता है, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश या बैंक जो भी होगा। तो यहाँ कितना आने वाला है, 5,000, 9%, ये है हमारा। ठीक है, याद रखेंगे कोई भी खर्चा होगा तो यही करना है। अगर कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, क्या है, वेजेस देना बाकी है, कौन बताएगा इसका एंट्री, डेबिट टू, वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होगा तो उसमें कैश नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही होता है देना बाकी है, ड्यू बट नॉट पेड। तो वेजेस तो डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। तो मुझे यहाँ समझना है कि बेटा एंट्री क्या करना चाहिए, कौन बताएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट तो होगा और यहाँ भी क्या लगने वाला है, इनपुट। तो कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होगा उधर भी इनपुट GST लगेगा। तो यहाँ पे भी इनपुट CGST, इनपुट IGST और फिर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। बस पुट कर दीजिए अमाउंट। ठीक है,
क्लियर? अब सपोज कीजिए कि पार्टनर या बिजनेस रेंट पे कर रहा है, लेकिन रेंट पे कर रहा है तो 50% बिजनेस के लिए कर रहा है लेकिन 50% अपने खुद के लिए कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, तो क्या करेंगे? इसमें आपको इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो पहले हो, आप अगर एंट्री पास करो रेंट अकाउंट डेबिट, तो पूरा आपने कलेक्ट किया, इनपुट सीजीएसटी को डेबिट कर दिया, और जब ड्राइंग्स करिएगा फिर ड्राइंग्स टू रेंट कीजिएगा और फिर इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक बार जीएसटी को क्या करना है, इनपुट को डेबिट, लेकिन जब उसको कैंसिल करना है, रिवर्स करना है, तो फिर इनपुट को ही क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो याद रखो, जब भी इनपुट क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब हम लोग कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीएसटी को रिवर्स कर रहे हैं। क्योंकि भाड़ा पे तो पूरा जीएसटी लगा दिए, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड था, 50% भाड़ा किससे रिलेटेड था? 50% भाड़ा किससे रिलेटेड था? पर्सनल यूज़ वाले प्रीमाइस का रेंट था, तो उसको अपन क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो कोई भी खर्चा दिख रहा है, आप समझ गए ना क्या करना है इसमें? जहाँ भी कोई आपको खर्चा दिखेगा वहाँ इनपुट जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा। चलो अभी अपने सीखे थे ना गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, उस पे जीएसटी कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, और इस जो जीएसटी था ना गुड्स यूज़ किए थे, उसका जीएसटी का रेट था 5%। समझ रहे हो? 1000 रुपये का सामान प्रोप्राइटर है जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, और उस गुड्स की पे जीएसटी कितना हम लोग दिए थे, खरीदते थे तब? 5%। तो एंट्री क्या होना चाहिए इसका? पहले एंट्री बताइए क्या होना चाहिए एंट्री? गुड्स ओनर ले गया तो एंट्री क्या होना चाहिए? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन परचेज तो हमने डेबिट किया था, तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट किया था, लेकिन ये तो लेके चला गया बिजनेस से, तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? टू वही चीज़ है, इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। तो इसको कहते हैं रिवर्स कर रहे हैं अपन। तो ड्राइंग्स में अपने पास गुड्स कितने का था? अब ये जहाँ जहाँ मैंने दोनों जीएसटी लगाया, सीजीएसटी और एसजीएसटी,
आपको बेटा ध्यान रखना है कि अगर हम ये इंटर स्टेट कर रहे होते तो इन दोनों की जगह कौन सा जीएसटी लिखते, आईजीएसटी, ख़त्म। तो वो दो नहीं आता, सिर्फ एक ही आता, इनपुट आईजीएसटी, डेबिट करते, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करते, ख़त्म बात। तो यहाँ पर हमने इनपुट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, इनपुट जीएसटी डेबिट, जब भी परचेज और एक्सपेंस हो तो डेबिट होता है, ध्यान रहेगा। अच्छा, परचेज करके बेटा अगर रिटर्न कर देंगे तो क्या होगा, लास्ट बेंच बताओ। हाँ, अगर हम परचेज कर लिए, नाम बताओ, नाम बताओ, भूल गए हम नाम। नहीं नहीं, तुम अपना बताओ। हाँ दीदी, खड़ी हो जाओ। बताओ कि अगर हम गुड्स परचेज किए थे तो एंट्री क्या हुआ था, नहीं नहीं, परचेज किए थे बेटा, घर पे बैठ के थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ये रहा आंसर, देखिए, अब देख के बोलिए तो क्या दिख रहा है आपको, कैश अकाउंट। अब मैं कह रहा हूँ, एक एंट्री बोल रहा हूँ, परचेज रिटर्न कर दी है, 5,000 रुपये का परचेज रिटर्न कर दी है, तो क्या एंट्री होगा, हाँ वेरी गुड, रिटर्न कर दिए, किसको करेंगे, अपने सप्लायर को करेंगे, तो क्या एंट्री होगा रिटर्न का, बताइए। सप्लायर डेबिट, और पैसा वापस मिल गया तो फिर कैश अकाउंट डेबिट, सप्लायर डेबिट या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इनपुट जीएसटी का क्या करना होगा, कुछ करना होगा। अरे भाई, जब खरीदे थे तो इनपुट को डेबिट किए थे, लेकिन आधा तो बोल रहा 5,000 का रिटर्न हो जा रहा है, इसका मतलब 500 में से 250 सीजीएसटी और 250 एसजीएसटी, ये तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये दोनों क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बात समझ में आया, क्रेडिट कर रहे हैं, इनपुट को कैंसिल कर रहे हैं भाई, क्योंकि अब उतना तो रिटर्न कर दिए, उस पर काहे का जीएसटी भरेंगे, वो मेरे को वापस मिलेगा पैसा, समझ रहे हो। बैठो। तो हम ये समझ गए हैं कि जब रिवर्सल होगा, जहाँ उस एंट्री का जहाँ पर इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ है, वो अल्टीमेटली इनपुट जीएसटी को हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ट्रांजैक्शन जो आउटपुट जीएसटी जहाँ लगता है, तो आउटपुट कहाँ लगता है, सेल्स में और इनकम में। परचेज और एक्सपेंस में क्या लगा था, सारे एक्सपेंसेस में क्या लग रहा था, इनपुट, और रेवेन्यू पे क्या लगेगा, आउटपुट। लगेगा नहीं, एक्चुअल में क्या हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे लिखा है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश 10,000, जीएसटी 10%, तो 5 हो गया कि नहीं। इसका एंट्री क्या होना चाहिए, सेल किए हैं तो एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है ना, एसेट बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, लेकिन यहाँ पे तो जीएसटी है, तो कौन सा जीएसटी आ रहा है, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजी, ये है हमारा एंट्री। तो सेल्स कितने का हुआ, 10,000 का हुआ, 5% का सीजीएसटी एसजीएसटी, या कितना आ गया बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना आउटपुट जीएसटी को हमने क्या किया, क्रेडिट
क्योंकि ये क्या था, मेरा लायबिलिटी बढ़ जाएगा, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। समझ रहे हैं? कमीशन रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा? कमीशन रिसीव का क्या एंट्री होगा? कैश रिसीव कर रहे ना भाई, कॉमन सेंस लगाओ, इतना तो बच्चा खुद प्रैक्टिस करके समझ जाता है कि सर कैश अकाउंट डेबिट होगा जब भी पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो पता लग ही गया। और दूसरा क्या है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रेवेन्यू है, कमीशन को क्रेडिट कर दिए, तो कैश टू कमीशन। और क्योंकि इनकम मिल रहा है तो कौन सा जीएसटी लगेगा? आउटपुट। इनकम होगा तो क्या लगेगा? तो यहाँ पे नोट कर लो भैया, तुम लोग को ध्यान नहीं रह रहा है तो। सेल्स जितना भी होगा उसमें आउटपुट क्रेडिट होगा, रेवेन्यू जितना भी होगा, इनकम जो हमको मिल रहा है उस सब में क्या लगेगा? आउटपुट जीएसटी लगेगा। याद रखिएगा ये दो चीज़ कहाँ लगता है आउटपुट? सारा इनकम पे और सारा सेल्स। और अगर सेल्स रिटर्न हो जाएगा तो क्या करेंगे? रिवर्स। आउटपुट को रिवर्स कर देना, इनपुट मत बना देना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जब इनकम रिवर्स कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो डेबिट करना होगा। तब बहुत लोग का दिमाग में इनपुट को तो डेबिट करते हैं, हाँ इनपुट को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंट्री है वो इनकम को रिवर्स कर रहे हैं। तो आउटपुट को ना क्रेडिट करके बैठे थे, अब आउटपुट को कैंसिल करने के लिए, रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट। आउटपुट को ही तो याद रखना, रिवर्स करना और एंट्री में जीएसटी चार्ज करना दो अलग चीज़ है। परचेज होगा तो इनपुट ही लगेगा, लेकिन परचेज वाली चीज़ को रिवर्स करेंगे तो इनपुट ही रिवर्स हो जाएगा। इनपुट डेबिट हो रहा था, इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स किए हैं तो आउटपुट ही लगेगा, लेकिन सेल्स को अगर रिवर्स करेंगे तो आउटपुट को ही डेबिट करना होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। कुछ समझ में आया? कुछ ऐसा ट्रांजैक्शंस भी है जिस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो? कुछ ऐसा ट्रांजैक्शंस भी होता है जिस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अगर वहाँ अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसको एक्सपेंस भी मान सकते हैं। तो जहाँ पर इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है वहाँ पर आप उसको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसको बाद में हमको इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। रेस्टोरेंट के बिल पे जब आप जीएसटी भरते हैं तो नहीं मिलेगा। बिल्डिंग में रिपेयर करवा रहे हैं तो उस पर भी कोई जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप लोग एक दो ट्रांजैक्शंस पे और लिखो कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड का ज़रा करना तो एंट्री पास करके बताना। अमाउंट कुछ भी ले लो, 1000 2000 जो लेना है।
हाँ, कर लिए। क्या एंट्री हुआ कमीशन रिसीव्ड का? पैसा मिलेगा टू कमीशन रिसीव्ड और टू टैक्स कौन सा? ये अपना ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये तो याद होना चाहिए ना। अभी तक इंटरेस्ट ठीक है, एक काम करेंगे अब, इसके बाद हम लोग जनरल इंटरेस्ट का ही पहले बहुत सारा सम्स करेंगे। बिना जनरल को प्रैक्टिस किए आगे नहीं जाना है हम लोगों को। थ्योरीज चलता रहेगा हमारा, अकाउंटिंग थ्योरीज, एमसीक्यूज, और जर्नल का सम्स आपको हर डे एक सम्स प्रैक्टिस करना है। हम आपको भेज देंगे, आप वो करके लाओगे, ठीक है। सबको करना है बेटा सम्स। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, 5 मिनट। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं कि बेटा जर्नल अभी भी आपका वीक है, तो हम लोग आगे बढ़ के कोई इतना फ़ायदा नहीं है जब तक आप अच्छे से ना कर लो। तो अभी करते हैं पेमेंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट ऑफ तो जीएसटी पे करेंगे तो इसका 2 तरीका है। सिंपल तरीका है कि बेटा अंडर रिवर्स चार्ज सिस्टम अगर है, अंडर रिवर्स चार्ज सिस्टम, तो ये क्या सिस्टम है? रिवर्स चार्ज सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, इसको भी समझना है। ये रिवर्स चार्ज क्या होता है? ये रिवर्स चार्ज बोल के क्या है? सपोज कीजिए, अब जब नॉर्मली क्या होता, गवर्नमेंट को टैक्स कौन भरेगा? जो गुड्स सप्लाई कर रहा है वो ना भरेगा। एक्स ने वाई को गुड्स सप्लाई किया, एक्स ने वाई को गुड्स सप्लाई किया, तो टैक्स कलेक्ट कौन किया? एक्स कलेक्ट किया। तो जो कलेक्ट कर रहा है मतलब ये है ना सप्लायर। गवर्नमेंट को टैक्स इसको भरना चाहिए। तो अभी तक तो यही सीखते आ रहे थे। रिवर्स चार्ज में खेल रिवर्स हो गया भाई। रिवर्स हो गया मतलब कौन भरेगा? अपने यहाँ कॉमन सेंस लगाओ तो कौन भरेगा? तो रिवर्स चार्ज तब होगा जब सप्लायर नहीं भरेगा। जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वाई को भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब ये खरीद भी रहा है, रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स, और टैक्स भी गवर्नमेंट को कौन भरेगा? यही भरेगा। ये कब होता है? इसका एग्जांपल, जब ये रजिस्टर, ये जो डीलर है
वो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर खरीदोगे तो टैक्स बेटा तुम्ही को भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक। रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स को ही टैक्स भरना पड़ता है। तो इसका एग्जांपल क्या याद रखना है, इफ़ एनीबडी इफ सपोज वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, देन हु विल हैव टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट? अस, हम ही लोग को भर रहा होगा। ये रिवर्स चार्ज हो गया है। चार्ज लगना था किस पे? एक्स पे, सप्लायर पे। यहाँ भरेगा कौन, किस पे आ गया? बायर पे, ठीक है, वाई पे आ गया। तो रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स विल हैव टू पे द टैक्स। तो इस केस में मान लो अगर मैंने खरीद ही लिया है, किससे खरीद लिया? एक अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद लिया है, तो गवर्नमेंट, अब पैसा गवर्नमेंट को हम भरेंगे। तो यही बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ जीएसटी कैसे होगा? अपने को तो पे करना है, पे करेंगे तो अपना कैश गया ना। तो कैश क्या होना चाहिए बेटा? क्रेडिट। कैश बैंक होना चाहिए क्रेडिट। और हमने कलेक्ट किया था ना, हम क्या करेंगे अब उसको? तो एंट्री जानते हो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या डेबिट करना होगा? यहाँ पर इनपुट अपना खुद भरो, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और अगर आईजीएसटी है तो वो भी डेबिट होता, मतलब और लगा देंगे कुछ अगर है तो यहाँ इनपुट आईजी, तो ये सब डेबिट हो जाता। खरीद रहे हैं हम, इनपुट टैक्स पेमेंट हम ही को करना है, लेकिन हम सीधा गवर्नमेंट को भरना है हमको अब, क्योंकि वो आदमी अनरजिस्टर्ड है। तो इसीलिए इससे एक फ़ायदा और नुकसान भी है कि छोटा छोटा जो डीलर है बेटा वो रजिस्टर नहीं करवाता है जीएसटी में, और जो बड़ा बड़ा बिजनेस खरीदता है सामान, वो छोटा डीलर से फिर नहीं खरीदेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड। तो यहाँ उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाता है। ये क्लियर हुआ? रिवर्स चार्ज समझे? अगेन अब लिखेंगे सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जाने थे ना? एंड पेमेंट, जीएसटी को सेट ऑफ करके क्या करेंगे? पे करेंगे। तो इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करना है और फिर क्या करना है? चलिए, तो एक तरीके से चार्ट बनाइए। इनपुट टैक्स क्रेडिट का चार्ट है ये, ठीक है ना? इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो इसमें एक तरफ लिखिए सीजीएसटी, और फिर कौन सा कलेक्ट किए हैं टैक्स? एसजीएसटी, और क्या कलेक्ट करते हैं अपने? आईजीएसटी।
तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले इसमें क्या एडजस्ट करना होगा, CGST में से IGST, ये नया रूल। CGST से पहले क्या एडजस्ट होगा, IGST, फिर क्या होगा CGST, SGST एडजस्ट नहीं होगा। क्या याद रखना है, ये न्यू रूल है लेटेस्ट। SGST भी सबसे पहले IGST से एडजस्ट होगा, फिर ये खुद से होगा, लेकिन CGST से इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और IGST में सबसे पहले IGST से ही होगा। और फिर भी कुछ बैलेंस अगर बच रहा है तो आपके ऑप्शन, आपके ऊपर है, आप जिससे करना चाहो, CGST से भी कर सकते हो, SGST से भी कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया क्या हो रहा है। पहले किसको किससे एडजस्ट करना है देखना, बहुत सारे बुक में पुराना वाला ही लिखा हुआ है, पुराना वाला भी बता दें क्या। ओल्ड देखना, अगर स्कूल में ओल्ड करवाता है तो क्या करना है, तो मैं यहाँ करता हूँ, ये हमारा लेटेस्ट है, ये वाला। ये बेटा हमारा क्या है, एकदम लेटेस्ट है। अगर हम पुराने वाले से चले तो पुराना वाला सिस्टम क्या बोलता था, यहाँ पे लिखेंगे। पुराना वाला सिस्टम क्या बोल रहा है कि CGST पहले किससे एडजस्ट होगा, CGST से ही होगा, फिर किससे होगा, IGST से होगा। लेकिन इसका SGST से कोई कनेक्शन, तो ये चीज़ तो सेम है, बस क्या हो गया, थोड़ा रिवर्स हो गया है। पहले में खुद से होता था, फिर IGST से होता था, आप बोल रहा है IGST से पहले करो और खुद से हो। तो यहाँ SGST में क्या होना चाहिए, पहले था SGST हो जाएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, IGST हो जाएगा। क्या यहाँ पे SGST का कोई, CGST का कुछ होगा, इससे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। IGST में पहला तो IGST ही रहेगा, फिर इसमें आता CGST, और इसमें आता SG, ऐसे आता है। ये पैटर्न होता है, ये था ओल्ड वाले में। अब देखो स्कूल में क्या करवा रहा है, ज़रा देखना, उस हिसाब से कर लेंगे। आई बेटा, बात ये समझ में आई आप लोगों के। अभी एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, इसको समझना पड़ेगा, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है सर एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो रहा है। पहले ये बताओ कि मुझे गवर्नमेंट को भरना क्या है, कौन सा वाला, इनपुट की आउटपुट, गवर्नमेंट को कौन सा भरेंगे। अरे हमें तो गवर्नमेंट को आउटपुट भरना होता है ना, अरे जो कलेक्ट करते हैं वही भरेंगे ना। इनपुट वाले को यहाँ डेबिट किए थे तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये इनपुट कौन से बेसिस पे था, रिवर्स चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज होगा तब ये होगा, रिवर्स चार्ज नहीं है नॉर्मल केस में। ये नॉर्मल केस है जो कर रहे हैं, नॉर्मल केस में हम कौन सा टैक्स गवर्नमेंट को भरेंगे, आउटपुट टैक्स भरेंगे, क्योंकि वो हम कलेक्ट करके बैठे, लाइबिलिटी होता ना आउटपुट। अभी क्या सीखे थे, आउटपुट क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। चलिए हम बताएं, आपको एग्जांपल से बताएं, एग्जांपल करोगे तभी समझ में आएगा। लिखिए तो आउटपुट CGST 5,000, आउटपुट SGST 10,000, आउटपुट IGST
20,000, इनपुट CGST 2,000, इनपुट SGST 5,000, इनपुट IGST 15,000। तो क्या करना है और कैसे, कितना गवर्नमेंट को हम पे करेंगे, ये मुझे सीखना है। दिख रहा है इतना कि बड़ा करे, और दिख रहा है? करें आगे? चलिए आप लोग बताएंगे किसको किससे एडजस्ट करेंगे। चलो, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि CGST है, तो अगर नए वाले से करें तो उसको सबसे पहले हमको किससे एडजस्ट करना होगा? IGST से। तो हमारे पास हमें ये देखना होगा कि हम कलेक्ट करके कितना बैठे हैं IGST, और ये रहा। तो लिखेंगे पहले आउटपुट IG, कलेक्ट करके कितना बैठे हैं 20। अब इसमें से मुझे इनपुट को माइनस करते जाना है। तो आउटपुट IGST में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? इनपुट IGST, इनपुट IGST, इसी को कह रहे हैं क्या हो रहा है, सेट ऑफ हो रहा है। क्या हो रहा है? आउटपुट से बताए थे इनपुट माइनस करके गवर्नमेंट को भरना चाहिए। तो 20,000 में कितना माइनस हो गया? तो अभी भी मेरा आउटपुट बच कितना रहा है? आउटपुट का बैलेंस बच रहा है। फिर हम लोग सीखे थे कि CGST वाले को पहले किससे करना है? तो पहले IGST तो पेमेंट हो जा रहा है सब जगह, IGST तो पूरा ख़त्म हो गया। तो लिखेंगे आउटपुट CG कितना है? 5,000। इसमें से सबसे पहले क्या लेस करना पड़ता है? इनपुट IGST था ना? देखो तो इनपुट IGST में कुछ है? इनपुट IGST में तो आउटपुट में बैलेंस है, इनपुट तो कुछ नहीं है ना। तो कितना आ रहा है? अब इसको किससे माइनस करना पड़ता है? इनपुट CG, देखो तो CGST में पैसा है, ये लो। CGST में कितना है हमारे पास? तो 2,000 माइनस कर लें तो 3,000 मेरा क्या बच रहा है? आउटपुट का। मतलब मुझे ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। थर्ड हमारे पास क्या है? आउटपुट SGST से ही, पहले CGST से हम लोग स्टार्ट किए थे ना अपना प्रोफॉर्मा में। क्या किए थे? CGST, SGST, IGST अपने वैसे ही चल लेंगे। CGST, SGST, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? IGST, CGST, SGST। अपने पहले CGST से करेंगे, फिर SGST से, और फिर IGST। तो आउटपुट कितना है? SGST आउटपुट कितना है? आउटपुट SGST अपने को 10,000 दिख रहा है। दिखा 10,000।
इससे सबसे पहले क्या माइनस होगा? इनपुट आईजीएसटी। बचा है क्या इसका कुछ बैलेंस? नहीं। क्या कर रहे हैं फिर इधर? इनपुट एसजीएसटी। कितना इनपुट एसजीएसटी है? 5000। क्या आएगा यहाँ पे? आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ गया। आउटपुट जो मेरे पास बच रहा है वही मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। आउटपुट आईजीएसटी कितना बच रहा है? 5000। तो आईजीएसटी कितना पे करेंगे? 5। सीजीएसटी कितना पे करेंगे? 3। एसजीएसटी कितना पे करेंगे? तो अगर हम पेमेंट करें तो क्या एंट्री होगा? आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू सीजीएसटी में 3000, एसजीएसटी में 5000, इधर भी 5000, 13000। ये हमने एडजस्ट करना सीखा, मगर आप क्या करोगे? सबसे पहले सीजीएसटी से स्टार्ट करना। हम लोग क्या किए? आईजीएसटी से किए। आप किससे करेंगे? सीजीएसटी से स्टार्ट करके कीजिए, ज़्यादा बेटर है वो। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं उसका स्टेप सीखा। लेकिन आप क्या करना, एंट्री तो ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन आप क्या करना मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। आप लोग क्या करोगे? आप लोग सबसे पहले यहाँ लिखोगे आउटपुट, यहाँ लिखोगे आउटपुट, यहाँ भी लिखोगे आउटपुट। यहाँ क्या लगाओगे? सीजी। यहाँ क्या लगाओगे? एसजी। और लास्ट में आपको क्या करना है? आईजी। अब देखिए अपना आंसर कैसे बदलेगा अगर ऐसे चलेंगे। आउटपुट सीजीएसटी अपना कितना था बेटा? आउटपुट सीजीएसटी 5000 था ना? ध्यान से समझना, इधर फोकस करो। 5000 था। इसमें से पहले क्या माइनस करना चाहिए था हमको? इनपुट आईजीएसटी ना, नए के हिसाब से तो आईजीएसटी है। तो आईजीएसटी में इनपुट में कितना पैसा है? इनपुट आईजीएसटी में 15 है। या मैक्सिमम कितना अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं? 5। अपने पूरा 5 एडजस्ट कर देंगे। तो सीजीएसटी का कुछ बैलेंस पड़ा है? नहीं, यहाँ पे क्या हो गया? नील हो गया। लेकिन आउटपुट का सीजीएसटी में तो पैसा सेटल, कुछ नहीं भरना है अब हमको। लेकिन इसके इनपुट में रह जाएगा पैसा 2000। बात समझ रहे हो? ये वाला बैलेंस बचेगा। क्या बचेगा? ये अगला साल चाहेगा, अगला साल एडजस्ट करवाएंगे अगर आया तो। एसजीएसटी को एडजस्ट करना। एसजीएसटी का आउटपुट कितना था? 10,000। गौर से देखना, यहाँ कितना अमाउंट था? 15 में अभी कितना एडजस्ट हो गया? अभी कितना बच रहा है? अभी अपने एसजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। ये 10 था ना, एसजीएसटी 10 था। पहले क्या एडजस्ट करना है? इनपुट आईजी। तो आईजीएसटी में भी कितना बचा हुआ है अब? तो यहाँ क्या बचा? नील, कुछ नहीं, पूरा एडजस्ट हो गया। इसका मतलब एसजीएसटी का भी इनपुट का जो बैलेंस है वो, ये मेरा बैलेंस आएगा। ये अपने को कहाँ लेके जाना है? बैलेंस शीट में लेके जाना है। ये बैलेंस कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट में। थर्ड क्या है?
आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी कितना है हमारे पास बेटा? 20,000। ध्यान से देखना कितना है हमारे पास, आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास 20,000 है। इस 20,000 को पहले किससे एडजस्ट करना पड़ेगा? इनपुट आईजीएसटी। तो क्या इनपुट आईजीएसटी में कुछ भी पैसा पड़ा है? नहीं पड़ा। तो आउटपुट का बैलेंस कितना है? 20 ही है। और बताइए तो इसके बाद हमको इसको किससे एडजस्ट करना चाहिए था? एज़ पर द रूल बैलेंस को आप जिससे चाहो उससे एडजस्ट करवा लो। आप किससे करना चाहेंगे? दोनों में ही तो मेरे पास कुछ कुछ बैलेंस पड़ा है, 2,000 और दोनों से ही करवा सकते हो। तो 2,000 और 5,000 और माइनस कर देंगे इसमें से, बचा कितना? तो यहाँ पे आईजीएसटी गवर्नमेंट को कितना भरना है अपने को? 13। और लेकिन ऊपर वाले से चलें तो कितना भरना पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? मामला पलटने से अमाउंट पलट जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से एडजस्ट करना है उससे ही अपना शुरुआत करेंगे आप, ठीक है? तो यहाँ अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा भरना पड़ जा रहा है ये पैटर्न से। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पीछे कम देना पड़ जा रहा था और यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ रहा है। कुल मिला के 13 भरना पड़ रहा है ना? यहाँ पे भी देखो कुल मिला के भरना 13 ही पड़ रहा है, लेकिन यहाँ तीनों को देना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ आईजीएसटी ज़्यादा देना पड़ रहा है। समझ गए? इस तरीके से बेटा एंट्रीज है। अब जो जर्नल आएगा उसमें आप जीएसटी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।